हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को इसको समझाने का मैं काम करूंगा। जिस टॉपिक को आप देख रहे हैं मेरे पीछे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को लेकर हम बात करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आपका ये जो क्लासेज आपकी रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे परीक्षाओं के लिए भारत में होने वाले जितने भी वनडे एग्जाम्स या यूपीएससी का एग्जाम है सभी के लिए बड़ी कारगर होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आने वाली है। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी इस फैमिली में जुड़ने का काम करें। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हो कि पृथ्वी का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। पृथ्वी मतलब बाहर से कुछ और। पृथ्वी एक आग का गोला थी। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद इसका पृष्ठीय जो क्षेत्र था वो जमसा गया। ये कहानी आपने सुनी होगी, ठीक है। कहानी तो खैर आपने वो भी सुनी होगी, पृथ्वी गाय के सींग पर रखी है, तो वो तो कुछ काल्पनिक कहानियां हैं, उनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूं। तो पृथ्वी कैसी है अंदर से बात करेंगे, आपको एक चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये जो आपकी क्लास है वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब आपको एनसीईआरटी में जो टॉपिक दिए हैं उसी के आधार पर आपको कराया जाएगा। ये जो क्लास आपकी जो लाभकारी होने वाली है, कौन कौन से एग्जाम है जिनके जो इस क्लास से आपका बेड़ा पार लग जाएगा, उसमें आपका जो सुपर टेट आ रहा है, सुपर टेट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। यूपी टेट, सी टेट, रीट, एस टेट, एम टेट और बी टेट मतलब बिहार टेट, ऑल वन डे एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम्स है सभी के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए भाई बिना देरी करते हुए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी आपके सामने आ चुकी है। यह पृथ्वी जिसको हम टेरा के नाम से, लातिन के नाम से, अर्थ के नाम से, धरा के नाम से, वसुंधरा के नाम से, आदि नामों से जिसको हम जानते हैं। तो क्या है पृथ्वी, ये आपको दिख रही है अर्थ, और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं आप लोगों के सामने। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई दोस्तों? 4.54 अरब वर्ष, 4.54 अरब वर्ष पहले पृथ्वी अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, ऐसा भूगोलविद बताते हैं और यही हमें एग्जाम टाइम पे लिखना होता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी का अर्थ देखो, पृथ्वी क्या है जिसको हम अर्थ भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? अर्थ कहते हैं। इसको हम लातिन भी कहते हैं, इसको टेरा भी कहते हैं। इसको लातिन कहते हैं, टेरा कहते हैं। और सौर मंडल, देखिए सौर मंडल जो मैंने आपको पहले ब्रह्मांड आपने पढ़ा होगा, और ब्रह्मांड में सौर मंडल, ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगा हैं और उनमें सौर मंडल हैं। सौर मंडल में तारे, ग्रह, उपग्रह हैं और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है आपका पृथ्वी, जिसे जीवनदायिनी नीला ग्रह और आपका नीला ग्रह और जीवनदायिनी ग्रह 23.5 डिग्री झुकी हुई, ठीक है, दिन और रात होते हैं, मौसम की घटनाएं होती हैं, सारी बातें मैंने आपको बताई थी। चलिए, तो ये सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है, विश्व भी कहा जाता है, एक ऐसा ग्रह है जिसको हम विश्व भी कहते हैं, कुछ और लिखना था एक्चुअली। चलिए, ये सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है, मतलब इसको दुनिया कहा जाता है, और यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि बस प्रेम से छू पति शनि अरुणवा, और आपने अगर वो ट्रिक नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है और यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसकी सतह का 71% यानी 71% जो पार्ट है वो जल से घिरा हुआ है और 29% जो पार्ट है वो आपका भूमि का है, मतलब 71% पर जल है और 29% पर आपका भूमि है। यही कारण है कि पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है और इसलिए इसको हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये तो रही बाहर की बातें। आइए चलते हैं अब आगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या कहती है? व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, बात कर लें। चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक मिनट में इसको थोड़ा सा कीप कर दे, पता नहीं यहां पर कैसे आ रहा है, इसको नहीं आना चाहिए यहां पर। हाँ चलिए, तो आपके सामने आ गया, अब इसको समझाएंगे तरीके से, डोंट माइंड। चलिए, तो भैया पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ये आपने देखा है क्या? नहीं देखा ना।
पृथ्वी का हम आंतरिक भाग नहीं देख सकते क्योंकि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग तक नहीं जा सकते, जैसे सूर्य के पास तक नहीं जा सकते, क्योंकि उसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और अंदर का तापमान 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ऐसे सूर्य का आंतरिक भाग मानव के लिए क्या है, अदृश्य है, मतलब उसको हम नहीं देख सकते। अतः इसके संबंध में जानकारी प्राय अप्रत्यक्ष साधन से ही प्राप्त हो सकती है। मतलब ऐसे साधन जो यहां से निकलकर बाहर आ रहे हैं उसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर के भाग को समझ सकते हैं। इसमें अधिक गहराई तक जाना संभव नहीं है, मतलब असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। इसलिए यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके तथा या अथवा वहां के पदार्थों का एक नमूना प्राप्त कर सके। ठीक है, जब गुरुजी उसके अंदर तक हम नहीं जा सकते तो फिर कैसे पता लगेगा कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, पृथ्वी अंदर से कैसी है, उसका कैसे पता लगेगा। तो भाई मैं बता रहा हूं आपको कैसे पता लगेगा। आपने ज्वालामुखी फटते देखे होंगे और ज्वालामुखी के अंदर से जो निकलता है लावा, तो वो लावा बताता है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है। तो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, देख लीजिएगा। पृथ्वी को इसकी बनावट और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों और गहराई के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक आपका भूपर पट्टी, एक आपका मेंटल और एक आपका क्रॉड। मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। और वो 3 भाग आपके कौन कौन से हैं देखिएगा। यहां जो अंदर वाला भाग है, इसका जो बिल्कुल अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर, और इसका जो बाहर वाला भाग है इसे बोलते हैं बाह्य कोर। तो यहां तक का जो पार्ट है ये आपका कोर कहलाता है। इसके बाहर आपका मेंटल होता है, ठीक है, और उसके बाद आपका भूपर पट्टी होती है, भूपर पट्टी। और इसको आगे बताऊंगा स्याल, सीमा, ये भी इसके बंटवारे होते हैं, और होते हैं तो कैसे होते हैं। चलिए दोस्तों बढ़े आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये आ गया भूपर पट्टी। थोड़ा सा 1 मिनट इसको फिर सुधार लो, पता नहीं कैसे यहां पर ये आ रहा है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। तो समझने का प्रयास करें, आप लोग प्यार से समझेंगे और आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। भूपर पट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। भूपर पट्टी वह परत है जिस पर हम रह रहे हैं, अर्थात जहां पर यह दुनिया बसी हुई है, जहां पर मानव का वास है। ठीक है, जिसकी औसत गहराई कितनी है, 24 किलोमीटर है। जिसकी कितनी औसत गहराई है भाई, 24 किलोमीटर है। और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के मध्य यह बदलती रहती है। लेकिन औसत गहराई की बात करें तो औसत गहराई इसकी 24 है, अधिकतम 70, न्यूनतम तो खैर 0 भी हो सकती है। समुद्र के नीचे यह कम मोटी होती है। देखो समुद्र तो गहरा होता है ना, तो यहां से देखो, यहां से मापोगे तो अधिक बैठेगी और यहां से मापोगे तो कम बैठेगी। तो यानी समुद्र के नीचे यह कम मोटी समुद्र बेसाल्टिक भूपट्टी के रूप में है। तो महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है और सर्वाधिक गहराई परतों के नीचे यह पाई जाती है। देखो महाद्वीप ऊंचे होते हैं स्थलखंड, तो वहां पर ज्यादा दूरी होगी, महासागर नीचे होते हैं तो दूरी कम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने देख लिया, मैंने इसकी पहले भी समझा चुका हूं इसके बारे में। आगे देखिए, पृथ्वी का यह भाग मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिज पदार्थों से बना है, जिस कारण इसको हम किस नाम से पुकारते हैं अभी, जिस कारण इसको हम पुकारेंगे स्याल। क्या कहेंगे, स्याल। इसलिए इसे हम स्याल के नाम से पुकारते हैं। मतलब ऊपर वाली जो परत होती है, उस ऊपर वाली परत को हम स्याल के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों, स्याल के नाम से पुकारते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो अब आती है मेंटल क्या है सर, मेंटल क्या है। देखो भूगर्भ में भूपर पट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखाया। यह मोह अशांति से आरंभ होकर, मोह अशांति बताऊंगा आपको, डीप आपकी जरूरत नहीं है, आपको इतना नहीं पूछता। टीजीटी पीजीटी वगैरह हम पूछ लेता है तो आपको आवश्यकता नहीं है। मोह क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी की बात करता है। आरंभ होकर 2900 किलोमीटर तक चलता है। कहां तक चलता है भाई, 2900 किलोमीटर तक यह चलता है। और मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्या बोलते हैं उसको, दुर्बलता मंडल। मतलब ये मेंटल है, तो जो सबसे ऊपर का भाग है ये आपका
दुर्बलता मंडल कहलाएगा। कौन सा मंडल कहलाएगा आपका? मेंटल का सबसे ऊपरी भाग आपका दुर्बलता मंडल कहलाएगा। और एस्थीनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है और इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है एस्थीनोस्फीयर। क्या बोला जाता है? एस्थीनोस्फीयर, जो इसके विस्तार को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। मतलब अंदर से लिक्विड फॉर्म में होती है पृथ्वी, तो अंदर का जो लिक्विड फॉर्म है वो बाहर निकल कर आता है किस रूप में? लावा के रूप में, जब कोई ज्वालामुखी फटता है। ठीक है, इसका घनत्व भूपर पट्टी की चट्टानों से अधिक है और भूपर पट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है, यानी स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी मोटाई की बात करें, जो स्थल मंडल की मोटाई है 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है और निचले मेंटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक यह ठोस अवस्था में आ जाता है। यह ठोस अवस्था में आ जाता है, पहले लिक्विड फॉर्म फिर ठोस में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये क्या है। ये सबसे अंदर की जो कोर है ये आपकी इनर कोर है, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद डी लेयर, फिर लोअर मेंटल, फिर मेंटल ट्रांजिटिव जोन और आपका अपर मेंटल और आपका क्रस्ट। और क्रस्ट को आप किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो क्रोड क्या होता है सर? क्रोड मतलब अंदर का भाग होता है ना। चलिए, भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। अब पृथ्वी के भूकंपीय तरंगों ने पृथ्वी के कोर को समझने में कैसे सहायता की है, आइए समझते हैं इस बात को। आगे बताऊंगा आपको कि क्रोड में मेंटल की सीमा, क्रोड में मेंटल की सीमा कितनी मैंने बताया आपको? 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर की गहराई पर। और बाहरी क्रोड जो है वो तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड कैसा है? वो ठोस अवस्था में है। बाहरी क्रोड वो आपका लिक्विड फॉर्म में है और अंदर का क्रोड जो है वो आपका ठोस अवस्था में है। गुरुजी ऐसे तो बहुत सारी परत होती है, बिल्कुल होती है। समरसेबिल का भी आपने समरसेबिल का बोरिंग नहीं कराया? पहले सख्त, फिर लिक्विड, मतलब फिर दलदली क्षेत्र, फिर उसके बाद वाटर, वाटर के बाद फिर स्थलखंड। ऐसी होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, कुछ ऐसी है। तो मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व जो पाया जाता है वो 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना? 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। कहां पर भाई? मेंटल और क्रोड की सीमा पर 5 ग्राम। तथा केंद्र में 6300 किलोमीटर की गहराई तक घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। मतलब ये मेंटल और क्रोड तक 5 घन प्रति घन सेंटीमीटर और आपका 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है इसके अंदर तक जाने पर। इससे यह पता चलता है कि क्रोड बाहरी पदार्थों से मुख्यतः निकिल और व लोहे का बना है और जिसे हम किस रूप से नाम से पुकारते हैं? नेफे। क्योंकि अंदर का जो भाग है वो बहुत सख्त है, इसलिए वो निकिल और फेरस, फेरम के नाम से, फेरस से बना है, फेरम से बना है, तो इसलिए निकिल और इसको फेरम यानी लोहे से बना होता है और इसलिए नेफा कहा जाता है। ठीक है, श्याल, सीमा और नेफा, श्याल, सीमा और नेफा के नाम से इसको पुकारा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना जानने संबंधी जो स्रोत हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वो ऐसे मिले हैं। देखो, पृथ्वी की जो है, पृथ्वी के जानने के कई साधन हैं। एक तो आपका अप्राकृतिक साधन है, एक तो आपका अप्राकृतिक साधन और दूसरा आपका है प्राकृतिक साधन, और एक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के कुछ साक्ष्य जो आपको मैं दिखाऊंगा। तो जो अप्राकृतिक साधन है वो तो घनत्व है, दबाव है और आपका तापक्रम है। घनत्व, दबाव और तापक्रम ये आपके अप्राकृतिक साधन है। और दूसरा है आपका जो प्राकृतिक साधन है वो ज्वालामुखी क्रियाएं। ठीक है, दूसरा भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान और ज्वालामुखी क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। आगे चलें तो घनत्व क्या होता है, मतलब डेंसिटी क्या होती है। देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो आपका 5.5 है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो आंसर आप करोगे कि 5.5। भूपृष्ठ पर चट्टानें पाई जाती हैं जिसका घनत्व 3 से कम होता है। भूपृष्ठ पर, औसत घनत्व नहीं, भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ पर इसका घनत्व 3 से कम होता है, जबकि भूगर्भ की चट्टानों का घनत्व 3 से बहुत अधिक हो जाता है। कहीं अधिक कहीं कम, औसत लगाया तो 5।
इसका तात्पर्य है कि भूपृष्ठ की रचना हल्की चट्टानों से हुई है। डेंसिटी मतलब किसी चीज का ज्यादा पास होना, ज्यादा करीब होना, घनत्व होना, घना होना, ठीक है। तो भूपृष्ठ की चट्टानें हल्की चट्टानों से बनी हुई है, जबकि भूगर्भ की संरचना भूपृष्ठ की चट्टानों की अपेक्षा भारी चट्टानों से हुई है। देखो जब अंदर है तो ज्यादा दबाव पड़ा, और ज्यादा दबाव पड़ा तो बहुत करीब वो एक दूसरे के आ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब दबाव क्या है सर। देखिए पृथ्वी पर, किस पर भैया, पृथ्वी पर ऊपरी चट्टानें नीचे स्थित चट्टानों पर दबाव डालती हैं, जिससे उसका घनत्व बढ़ जाता है। अभी बताया ना मैंने आपको, ऊपरी चट्टानें निचली चट्टानों पर दबाव डालेंगी, जिससे उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अतः अनुमान लगाया जा सकता है कि भूगर्भ की चट्टानों में सर्वाधिक दबाव आपका पड़ता होगा। इस कारण भूगर्भ में अधिक घनत्व की चट्टानें मिलती हैं। ये हमने अनुमान लगा लिया, लेकिन आगे जानो। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि प्रत्येक चट्टानों में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व नहीं बढ़ाया जा सकता। उस घनत्व को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे उस पर दबाव कितना भी डाला जा सके। एक रबड़ को तब तक खींचा जा सकता है जब तक उसमें इलास्टिसिटी है। एक चीज को तब तक दबाया जा सकता है जब तक उसके दबने की क्षमता है, उसके बाद नहीं दबेगी। तो एक निश्चित सीमा है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि यदि पृथ्वी की भीतरी भाग का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण नहीं है, तो यह स्वयं भारी और अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। ये तो क्लियर है। जैसे लोहा और निकेल जैसे भारी पदार्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ये मैं आपको पहले करा चुका हूं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़े आगे, तो अब बात आती है सर तापमान की। सर तापमान क्या है, तापमान टेम्परेचर क्या रोल निभाता है इसमें। भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर, मतलब ऊपर से अंदर की ओर जाने पर, भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्य रूप से रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन के कारण 32 मीटर की गहराई तक 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि हो जाती है। 32 मीटर तक 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि हो जाती है, और इस प्रकार 100 मीटर की गहराई तक 3 डिग्री सेल्सियस और 1 किलोमीटर की गहराई तक 30 डिग्री सेल्सियस और 10 किलोमीटर गहराई तक 300 डिग्री सेल्सियस और 100 किलोमीटर की गहराई तक 3000 डिग्री सेल्सियस और 1000 किलोमीटर की गहराई तक 30,000 डिग्री सेल्सियस और केंद्रीय भाग में 6378 किलोमीटर की गहराई तक 1,90,000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। तो ये एक अनुमान, ऐसा अनुमान लगाया कि ऐसा होता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, मतलब अंदर जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा तापमान की भी एक निश्चित सीमा होती है। सर कैसी होती है। अधिक तापमान के कारण केंद्रीय भाग पूर्णतः पिघला हुआ है, पिघली अवस्था में होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया सबसे जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है, बहुत ठोस अवस्था में है। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह साबित हुआ है कि पृथ्वी पर भूपृष्ठ के नीचे का भाग तरल अवस्था में जरूर है, परंतु आंतरिक यानी केंद्रीय भाग, जिसे क्रोड के रूप में जाना जाता है, वह पृथ्वी की तापीय अवस्था के बावजूद भी ठोस है। तो पृथ्वी का अंदर का भाग ठोस है, बाहर का भाग ठोस है, बीच में का भाग तरल अवस्था में है। ये बात आप जान लो। ऐसा नहीं कि अंदर का भाग इसमें आग बरस रही होगी। चलिए, भूकंप विज्ञान क्या कहता है, भूकंप विज्ञान क्या कहता है, सिस्मोलॉजी क्या कहती है, आइए पता करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूकंप विज्ञान को माना गया है, और इसके अंतर्गत भूकंपीय तरंगे के सिस्मोग्राफ यानी जो भूकंप लेखित यंत्र हैं उनके द्वारा मापन किया जाता है, और पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं। जैसे मान लिया यहां से भूकंप की तरंगे उठी, यहां से भूकंप की तरंगे उठी, और भूकंप की तरंगे ये जा रहा बाहर की तरफ को भग रही हैं, तेजी से भग रही हैं। तो ये भूकंप की तरंगों से हमने पता लगाया इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ सिस्मोलॉजी का ये, और किसके द्वारा पता चलता है, सिस्मोग्राफ के माध्यम से। ठीक है, भूपृष्ठ के ठीक ऊपर का भाग जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले अनुभव करती हैं, जब से पहले पहुंचती हैं, उसे कहते हैं भूकंप अभिकेंद्र।
क्या बोलते हैं इसको? भूकंप अभिकेंद्र, यानी जहां पर सबसे पहले निकलती है उसे बोलते हैं भूकंप अभिकेंद्र। जैसे यहां से बाहर निकली तो इसको बोलेंगे भूकंप अभिकेंद्र, एपीसेंटर। क्या बोलेंगे? भूकंप अभिकेंद्र। ठीक है। और भूकंप के दौरान पृथ्वी पर मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। मैंने बताया ना, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे 3 प्रकार की तरंगें आपको देखने को मिलेंगे। आइए कौन कौन सी तरंगें होती हैं देखो। एक को माना जाता है तो पी तरंगे, एक होती हैं एस तरंगे और एक होती हैं आपकी धरातलीय तरंगे। एक आपकी पी तरंगे, एक एस तरंगे और एक आपकी धरातलीय तरंगे। देखिए ये पी तरंगे कैसे काम करती हैं, कितनी तेज चलती हैं, एस तरंगे कैसे चलती हैं और ये आपका धरातलीय तरंगे कैसे काम करती हैं, इनको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। चलिए, तो प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे जो पी तरंगों के नाम से जानी जाती हैं, इनको पी तरंगों का जो संचरण वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे तेज दौड़ती है भैया। इनका सर्वाधिक संचरण वेग होता है, सर्वाधिक संचरण वेग होता है और ये पृथ्वी के भीतर भूकंप केंद्र से प्रारंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैसीय सभी प्रकार के क्षेत्रों को पार कर सकती है। ये ठोस में भी चल सकती हैं, तरल में भी चल सकती हैं, गैसीय अवस्था में भी चल सकती हैं और भूपृष्ठ के ऊपर अन्य किसी भी तरंग से पहले पहुंच जाती हैं। मतलब जो विनर कौन है इसमें, तीनों तरंगों में कौन विनर होगा? विनर होगा पी तरंगे। ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में दौड़ेंगी, कोई इनको नहीं रोक पाएगा। आइए चलते हैं आगे। एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे जिनको एस तरंगों के नाम से जाना जाता है और ये जो एस तरंगे हैं, एस तरंगों का संचरण वेग अपेक्षाकृत पी तरंगों से कम होता है लेकिन एस तरंगों से ज्यादा होता है। मतलब एस तरंगों पी तरंगों से कम होता है लेकिन धरातलीय तरंगों से ज्यादा होता है। एस तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में ही गुजर सकती हैं, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में गुजर सकती हैं और ये तरंगे तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं। ये तरंगे तरल भाग में विलुप्त हो जाती हैं तथा पी तरंगों की अपेक्षा यह कुछ देर पहले पहुंचती हैं। ये कुछ देर पहले पहुंचती हैं किसके? पी तरंगों की अपेक्षा। नहीं, पी तरंगों की नहीं, मतलब जो धरातलीय तरंगे हैं उनकी अपेक्षा। ठीक है। चलिए, तृतीय अर्थात धरातलीय तरंगे जो एल तरंगों के नाम से प्रचलित हैं, इनको हम एल तरंग भी कहते हैं और धरातलीय तरंगों के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो एल तरंगों का संचरण वेग पी और एस तरंगों की तुलना में काफी कम होता है, मतलब ये काफी देरी से चलती हैं और ये भूकंप अभिकेंद्र से उत्पन्न होकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और धरातल पर सीमित रहती हैं। क्लियर हुआ? तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे तीनों को तब समझाया। भूकंप ही अंदर का कोरोड जानने का सबसे अच्छा साधन है, ये मैंने आपको बताया। पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है ये आपको मैंने बताया। इस तरीके से इसको बनाया गया है, कैसे कैसी पृथ्वी है। ठीक है। तो पृथ्वी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जान लें तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। चलिए जान लेते हैं। देखो, पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है, ये बात आप लोग जानते हैं। क्लियर? पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा मिलती है और यह ऊर्जा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। हमें जो हीट मिलती है वो सूर्य से मिलती है। सूर्य की ऊर्जा का कुछ भाग पृथ्वी और समुद्र की सतह से टकराकर वायुमंडल में बदल जाता है, वायुमंडल में रह जाता है और पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और भाई सूर्य का 2 अरबवा, सूर्य के प्रकाश का 2 अरबवा भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। सूर्य में जितना प्रकाश है उसका 2 अरबवा भाग ही पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ठीक है। चलिए, इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है और विश्वतीय व्यास जो है 12,756 है। यही कारण है कि पृथ्वी ऐसे थोड़ी चपटी है, जिस कारण पृथ्वी को ज्योड कहा जाता है। पृथ्वी अपने परिभ्रमण क्षेत्र में 1 मिनट में कुल कितनी दूरी तय करती है? तो 27.83 किलोमीटर 1 मिनट में दूरी तय करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के सम्मुख 23.5 अंश पर झुकी हुई है, ये सब जानते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा सूर्य है और सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर उपस्थित है। प्रकाश वर्ष की दूरी 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने के लिए, बहुत बड़ी दूरी को मापने के लिए यूज की जाती है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है और पृथ्वी पर दिन रात इसकी अक्षीय गति, परिभ्रमण गति के कारण और ऋतु परिवर्तन इसकी सूर्य के परितः वृत्तीय गति यानी परिक्रमण गति के कारण होते हैं। ठीक।
पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल का मान सर्वाधिक विषुवत रेखा पर देखा जाता है। यह आपके लिए तथ्यात्मक बहुत अच्छी बात है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, उल्टी घूमती है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। और इसी गति से दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? इसी गति से दिन और रात होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाने में 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 45.2 सेकंड का समय लेती है, जिसे एक वर्ष कहते हैं। ये वार्षिक गति है इसकी। कैसी गति है इसकी? ये वार्षिक गति है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड का समय लगता है। ये कहीं कहीं पर आपको 8:20 भी मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको 8:16 भी मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी का क्रम शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आपका दूरी का क्रम है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो भाई अब देखो, हमने यहां तक आपको पढ़ लिया पृथ्वी से संबंधित पूरे, आपको क्या था पृथ्वी, आंतरिक संरचना कैसी है, सब मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो जो मैं आपको लेकर आऊंगा आपके लिए, वो है एमसीक्यूज बेस्ड ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। अगली वीडियो जो आपके लिए आएगी वो इन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित होगी। तो अगली वीडियो का करिएगा इंतजार। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया आप सभी लोगों से लेता हूं विदा। कल मिलूंगा एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।